तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके ही यूट्यूब चैनल आशीष क्लासेस पे। मैं आशीष पांडे आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज हम लाए हैं जो छत्तीसगढ़ व्यापम में श्रम निरीक्षक यानी कि लेबर इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये एग्ज़ाम जो होने वाला है तो उसके लिए हमने जो लास्ट ईयर मतलब जो लास्ट टाइम जब लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था तो 2018 में हुआ था और इसके पहले 2014 में हुआ था। तो आज हम लाए हैं 2018 का जो श्रम निरीक्षक का जो क्वेश्चन पेपर है, उसका क्वेश्चन पेपर का सभी आंसर हम बताने वाले हैं। और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्ट उस क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं और उसका सभी का आंसर बताते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आ गए हम श्रम निरीक्षक के 2018 के पेपर पे। एक उसमें जो सेट है वो डी सेट है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं। 150 क्वेश्चंस रहते हैं टोटल, ठीक है, आपको बता दिया जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है? बताइए दोस्तों, क्या हो सकता है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है? बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। साक्षरता मतलब देखिए क्या होता है। साक्षरता का आपको अगर करेक्ट मीनिंग जानना है, जिसको एक बेसिक शिक्षा मिली हो, जो बेसिक तरीके से शिक्षित है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है? तो जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बिहार में साक्षरता दर 2011 के जनगणना के हिसाब से सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है बेलारी में, दूसरा ऑप्शन भद्रावती, तीसरा ऑप्शन सलेम और चौथा ऑप्शन है विशाखापट्टनम। तो इनमें से क्या ऑप्शन सही हो सकता है दोस्तों? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है भद्रावती, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो भद्रावती है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आणविक ऊर्जा बोर्ड का स्टेशन नहीं है? निम्न में से कौन सा आणविक ऊर्जा बोर्ड का स्टेशन नहीं है? न्यूक्लियर पावर बोर्ड नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है, तो कोई 3 तो होगा ही और एक इसमें से नहीं होगा। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, क्या लगता है आपको? रावत भाटा, कलपक्कम, जादूगुडा और नरोदा। इसमें से क्या हो सकता है दोस्तों? तो जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जादूगुड़ा। ये कोई भी आणविक ऊर्जा बोर्ड का स्टेशन नहीं है। इसके अलावा जो भी दिया गया है, रावत भाटा, कलपक्कम और नरोदा, ये तीनों आणविक ऊर्जा बोर्ड का स्टेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है। किस विधेयक या प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से विधानसभा द्वारा पारित होना चाहिए? विच बिल शुड बी पास्ड विथ 2/3 मेजोरिटी बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली? पहला ऑप्शन है विधान परिषद के उत्सादन के लिए प्रस्ताव, यानी कि कोई भी रिजोल्यूशन लाने के लिए। विधान परिषद के सृजन के लिए प्रस्ताव, द रिजोल्यूशन टू क्रिएट द लेजिस्लेटिव। थर्ड है संविधानिक संशोधन विधेयक, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और नंबर 4 है शासकीय विधेयक। इन चारों में से 2/3 बहुमत से विधानसभा में कौन सा पारित होना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन आपके क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन है सिर्फ 1, केवल 1 जो है विधान परिषद के उत्सादन के लिए प्रस्ताव होना चाहिए। दूसरा है 1 और 2 दोनों।
तीसरा 1 2 3 और चौथा यानी कि सभी। तो इसमें से सही आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन का, क्या लगता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, विधान परिषद के उत्साधन के लिए प्रस्ताव यानी कि रिजोल्यूशन के लिए, रिजोल्यूशन लाना है अबॉलिश करने के लिए यानी किसी भी चीज़ को समाप्त करने के लिए, और विधान परिषद के सृजन के लिए प्रस्ताव यानी कि किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए और ख़त्म करने के लिए क्या कहाँ लाया जा सकता है? तो किसी विधेयक या प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से विधानसभा में पारित किया जा सकता है। क्लियर हुआ? किसी विधेयक को बनाने की बात 2/3 बहुमत से हो सकती है, या किसी भी विधेयक को समाप्त करने की बात 2/3 बहुमत से हो सकती है विधानसभा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने पर विधान परिषद भेजा जाए और इसी बीच विधानसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? जब विधेयक को पारित होने के बाद विधानसभा से विधान परिषद में भेजा जा रहा है, लेकिन इसी प्रोसेस के बीच में विधानसभा अगर विघटित हो जाए किसी पर्टिकुलर रीज़न के कारण तो क्या होगा? पहला, विधेयक पर विधान परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। दूसरा, विधेयक व्यपगत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, विधान परिषद विधेयक को पारित कर सकता है। और चौथा है, विधेयक राज्यपाल को संदर्भित किया जाएगा। क्या हो सकता है दोस्तों? बताइए इसका क्या आपको लग रहा है, क्या आंसर है? तो इसका जो सही आंसर है फिफ्थ का, वो होगा फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी। विधेयक जो है व्यपगत हो जाएगा, द बिल विल बी लैप्स। ठीक है, उसका कोई व्यक्तिगत कोई भी मतलब अर्थ नहीं बचेगा, वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है, राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है। द प्रेसिडेंट समन्स फॉर द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। राष्ट्रपति मतलब संसद के जो भी सत्र है उसको बुलाता है। दूसरा, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा। राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है। द प्रेसिडेंट कैन प्रोपगेट द हाउस। और चौथा ऑप्शन है, राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है। द प्रेसिडेंट कैन एडजॉर्न द हाउस। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, क्या लगता है आपको? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और 3 ऑप्शन जो है वो तीनों सही है। क्या है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत कर सकता है, समन बुला सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, और राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान भी कर सकता है, प्रोपेगेट भी कर सकता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि अनुच्छेद 12 में, आर्टिकल 12 में निम्न में से कौन से राज्य की परिभाषा में शामिल किए गए हैं? ठीक है, पहला है भारत सरकार, दूसरा है संसद, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय, चौथा है राज्य सरकार, पांचवा राज्य विधानमंडल और छठवां उच्च न्यायालय। इनमें से किसको परिभाषा में शामिल किया गया है? कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 12 में। क्लियर हुआ? तो बताइए, देख लीजिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। देख लीजिए इसमें और आपको क्या लगता है सोचिए। पहले स्टार्टिंग में अपने हिसाब से आंसर बताइए, गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी गलत हो रहा है। गलत होगा उसके बाद अगर मैं सही आंसर आपको बताऊंगा तो वो वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रहेगा। तो पहले अपने पर्सपेक्टिव से एक आंसर को चूज़ कर लिया कीजिए, गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 7th का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1, 2, 4 और 5, 1, 2, 4
और 5। भारत सरकार को परिभाषा में इंक्लूड किया गया है, संसद को इंक्लूड किया गया है, राज्य सरकार को इंक्लूड किया गया है और राज्य विधानमंडल को इंक्लूड किया गया है। न्यायालय, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। किसकी परिभाषा में इंक्लूड कर लिया गया है? फिर से देखिए, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में किसको किसको इंक्लूड किया गया है? भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के अनुच्छेद 300A में निम्नलिखित में से क्या प्रावधानित है? आर्टिकल 300A किस चीज़ से रिलेट करता है? पहला है व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार होगा, दूसरा व्यक्ति को व्यवसाय का अधिकार होगा, तीसरा व्यक्ति को संपत्ति के अर्जन का अधिकार होगा और चौथा किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार से सुरक्षित उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन हैं दोस्तों। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो अधिकारों की बात है वो पहले के आर्टिकल्स में है। आर्टिकल 300A में क्या बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के अधिकार से सुरक्षित उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि कानूनी संपत्ति अगर आपके पास है तो उसको आपसे कोई नहीं लूट सकता। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड टू हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ द लॉ। लॉ के हिसाब से आपके पास कोई संपत्ति है किसी भी प्रकार की, तो उसको आपसे कोई नहीं लूट सकता, सरकार भी नहीं। और अगर सरकार किसी कारणवश अपने कार्यों के लिए अगर वो संपत्ति, सपोज कर लीजिए अगर वो ज़मीन है ले भी रही है, तो उस ज़मीन के हिसाब से आपको बहुत अच्छा मुआवजा दिया जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है? कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है भैया? मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कहना, दूसरा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर आपत्ति व्यक्त करना, तीसरा किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए संदर्भित करना और चौथा मंत्रिपरिषद को भंग करना। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है? एक शक्ति नहीं होगी, बाकी इसमें लिखी गई तीनों शक्ति होगी। तो इसको नोट करके रखिएगा, अच्छे से पढ़ लेना है आपको। तो कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है? इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहना। सपोज कर लीजिए अगर मंत्रिपरिषद कोई विधेयक राज्यपाल के पास भेजती है, तो वह अगर उसको गलत लगता है या इसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है तो वह उसको एक बार वापस भेज सकता है, लेकिन पुनर्विचार नहीं। अगर उसके बाद भी मंत्रिपरिषद ने वही विधेयक भेजा तो उसको साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वह पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकता है मंत्रिमंडल को, ठीक है, मंत्रिपरिषद को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। वर्ष 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्रय शक्ति समता के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में क्या है? What is the rank of Indian economy in the world economy on purchasing power parity in the year 2017? देखिए जीडीपी के बारे में पूछ रहा है। पहले तो ऑप्शन देख लीजिए, छठा, सातवां, पांचवा और तृतीय। ठीक है, तो जीडीपी 2 टाइप का होता है। ठीक है, पहला होता है परचेजिंग पावर पैरिटी और दूसरा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का ही फुल फॉर्म एक तरीके का, लेकिन 2 तरीके का होता है जीडीपी। तो जो फर्स्ट वाले जीडीपी के हिसाब से जो आपका जो अर्थव्यवस्था है हम लोग के देश का, भारत का, वो अभी करंट में नंबर 5 पे चल रहा है।
फर्स्ट में कौन है? यूएसए है, सेकंड में चाइना, थर्ड में जापान, फोर्थ में जर्मनी और फिफ्थ में आता है हमारा प्यारा भारत। जल्द ही हम जर्मनी को सरप्लस करके नंबर फोर्थ पर पहुंच जाएंगे। लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी से 2017 में हम तीसरे नंबर पे थे और वर्तमान में भी हम तीसरे नंबर पे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम तीसरे स्थान पे हैं और वर्तमान में नॉर्मल जीडीपी के हिसाब से हम कौन से स्थान पे हैं? नंबर 5 पे। क्लियर रहना चाहिए। जब परचेजिंग पावर पैरिटी के जगह पे कोई और जीडीपी पूछेगा तो उसमें हम 5th पे हैं, और अगर परचेजिंग पीपीपी पूछेगा तो उस हिसाब से हम 3rd पे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। भारत में वर्ष 2017 से 18 के चतुर्थ त्रैमासिक के लिए स्थिर कीमतों पर क्या आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है? ठीक है, देखिए क्या है कि ये हम आपको बता रहे हैं 2018 से रिलेटेड, तो जो इसमें क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स के वो भी 2018 के आसपास ही पूछे गए हैं। लेकिन इसका देख लीजिए 2017-18 में जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी है कि 7.7% के हिसाब से भारत वृद्धि कर रहा है। और सेम वही चीज़ है 2023 के चक्कर में भी, इसमें भी 7.7 था उस समय, तो 7.2, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आज अगर वर्तमान में पूछा जाएगा तो वो 7.2 के % से वृद्धि कर रहा है। नंबर 12 देख लीजिए क्या है कि भारत में वर्ष 2017 और 18 के लिए ये सेम वही चीज़ है, तो 2017-18 के पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। 13 पे चलते हैं। वर्ष 2017-18 में भारत के सकल मूल्य वर्धित में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है? ठीक है, तो इसमें देख लीजिए ये थोड़ा सा समझने लायक चीज़ें हैं। तो इसको आपको देख लेना है कि सेवा क्षेत्र यानी कि जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है? तृतीयक क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र में देखिए क्या आता है? एग्रीकल्चर आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है, ठीक है, जिससे रॉ मटेरियल वाली चीज़ें हैं वो आता है। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? द्वितीयक क्षेत्र में आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग, उत्पाद, इंडस्ट्रीज़, ये सब द्वितीयक क्षेत्र में आता है। और तृतीयक क्षेत्र में आता है आपका सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर, यानी किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप सेवा दे रहे हैं वो वाला सेक्टर तृतीयक फील्ड में आता है। लेकिन वर्तमान में ही तृतीयक फील्ड का सबसे ज़्यादा योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था पर। इसको आपको चेक करना है, नेट में आप करंट अफेयर से एकदम अपडेटेड रहिए। ये हम आपको 2018 का क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं, इस कारण उसमें उस समय के हिसाब से बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, ये इजी क्वेश्चन है और ये सटीक क्वेश्चन इसमें होगा। इसको आपको याद करना पड़ेगा कि भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब लागू की गई थी? मई 2015, मई 2014, मई 2016 और मई 2017। क्या ऑप्शन सही हो सकता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा मई 2016। ठीक है, मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। भारत में 16 जनवरी 2018 तक सौभाग्य योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के घरों में विद्युतीकरण हो चुका है? इसका आंसर तो ऑप्शन सी है कि 78% जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे विद्युतीकरण हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब आपको चेक करना है कि 2023 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। और विद्युतीकरण गांवों का किसके अंतर्गत होता है? सौभाग्य योजना के अंतर्गत होता है। 78% कब का डेटा है? 2018 का डेटा है, लेकिन आगे का 2023 के आसपास का डेटा आपको कलेक्ट करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वह रोग जो वर्तमान में सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु का कारण है वह कौन सा है? पहला है एड्स, दूसरा तपेदिक, तीसरा मलेरिया और चौथा इबोला। इन चारों ऑप्शंस में से क्या सही होगा? तो इन चारों ऑप्शंस में से सही होगा ऑप्शन नंबर बी, तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, या इसको क्या बोलते हैं? टीबी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको टीबी भी बोलते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये वाली जो ऑप्शन ए पे बीमारी है एड्स, तो एड्स का सबसे पहला चीज़ है आपको फुल फॉर्म याद रखना है। एड्स का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए कि एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक बार फिर से बोल रहे हैं, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ठीक है। और इसका जो विषाणु हैं वो HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला देख लीजिए कि किस तरीके से लिखा है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक के आगे चांदी लिखा है, सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु के आगे लौह लिखा है यानी कि लोहा, सर्वाधिक आघातवर्ध्य धातु के आगे सोना लिखा है, और सबसे हल्की धातु के आगे लिखा है लिथियम। तो इसमें से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो जो इसका सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु लौह नहीं है भैया। इसके अलावा जो तीनों ऑप्शन हैं, विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी है, चांदी की तार लगी हुई होती है बहुत सारे विद्युत वाले चीज़ों पे। दूसरा सर्वाधिक आघातवर्ध्य धातु सोना है, उसको जितना बार मारेंगे भंगूर है वो। ठीक है, सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम है। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए, लेकिन सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु लोहा नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट की संख्या से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें प्रक्रिया दी गई है और इसमें किस फेस से किस फेस में बदलता है वो सब चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें देखिए मिलान कीजिए, सबसे पहला क्या हो सकता है? ठीक है, तो वाष्पन में तो क्या होता है कि जो द्रव है वो गैस ही बनता है। उधर्वपातन देख लीजिए, याद रखिएगा, उधर्वपातन वो प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि ठोस गैस में बदलता है। ठीक है, हीमन यानी कि आप नाम से ही क्लियर होगा, हीमन क्या है? द्रव ठोस में, द्रव यानी कि पानी बर्फ में बदलता है। गलन क्या है? गलन का क्या होगा? गलन होगा कि ठोस द्रव में बदलता है, जैसे बर्फ़ है वो गल जाएगा तो द्रव में बदलेगा। और संघनन क्या हो जाएगा? गैस द्रव में बदलता है, दो गैसों को मिलाया जाता है प्रक्रियाओं द्वारा तो वो द्रव में बदल जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर कर लीजिए, वाष्पन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहाँ जाएगा? थर्ड की तरफ। सी नंबर हीमन कहाँ जाएगा? फिफ्थ की तरफ जाएगा। गलन कहाँ जाएगा? सीधा। ठीक है, और संघनन जाएगा नंबर 2 की ओर। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित वैद्युत चुंबकीय विकिरणों को ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें रहेगी और उससे घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड किरणें, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेंट किरणें, रेडियो तरंग, रेडियो वेव और सूक्ष्म तरंग यानी कि माइक्रोवेव। तो इसमें से सबसे पहले विद्युत चुंबकीय विकिरण है ये सभी। ठीक है,
वैद्युत चुंबकीय विकिरण, ये सभी हैं। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होती है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है पराबैंगनी किरणों में, नंबर 1 आ जाएगा ये, ठीक है। फिर क्या होता है? अवरक्त किरणें, अल्ट्रावायलेंट रेज के बाद, ठीक है, इंफ्रारेड रेज आ जाएंगे। फिर क्या होता है? सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव, और उसके बाद होता है रेडियो तरंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सबसे पहले पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेंट, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंग, और उसके बाद रेडियो वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 कि मानव किडनी पथरी में उपस्थित मुख्य रासायनिक यौगिक होता है। द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन इज, ठीक है। तो इसमें मानव किडनी में जो पथरी होता है उसमें उपस्थित रासायनिक यौगिक क्या होता है? मेन केमिकल कंपाउंड होता क्या है? पहला है ऑप्शन यूरिया, दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा है कैल्शियम ऑक्जेलेट, और चौथा है कैल्शियम सल्फेट। तो क्या लगता है दोस्तों? पहले से आप देखिए, जो भी हम बताते जा रहे हैं उसी समय आप कमेंट करते जाइए, या फिर लास्ट में काउंट करके कमेंट कीजिएगा कि 150 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस सही सही दिए। इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्या होगा? यूरिया होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट होगा, या कैल्शियम सल्फेट होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है दोस्तों कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। मानव किडनी जो पथरी होती है उसमें जो मेन केमिकल कंपाउंड क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य रूप से प्रयुक्त प्रदीप्त ट्यूबलाइट पर मुद्रित होता है? Which one of the following is printed on a commonly used fluorescent tube light? ठीक है, प्रदीप्त ट्यूबलाइट पर कौन सा इसमें मुद्रित रहता है? फर्स्ट है 220 केल्विन, सेकंड है 273 केल्विन, थर्ड है 6500 केल्विन, या फोर्थ है 9000 केल्विन। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो सकता है, बताइए आप लोग। इसका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 6500 केल्विन। किस पर मुद्रित रहता है, किस पर प्रिंटेड रहता है? प्रदीप्त ट्यूबलाइट, फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स पे 6500 केल्विन प्रिंटेड रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किन उपनिषदों में पुनर्जन्म का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? पुनर्जन्म का सिद्धांत, फिर से जन्म लेने वाला सिद्धांत। पहला ऑप्शन है बृहदारण्यक और छांदोग्य, दूसरा ऑप्शन है ईश और केन, तीसरा ऑप्शन है मुंड और मांडुक्य, और चौथा ऑप्शन है ऐतरेय और तैत्तिरीय। ये सभी उपनिषद है, क्लियर कर दें आपको कि ये सभी उपनिषद है, लेकिन इनमें से किन उपनिषदों में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या हो सकता है इसमें सही आंसर? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहदारण्यक और छांदोग्य। बृहदारण्यक और छांदोग्य में पुनर्जन्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। सूची 1 भक्ति संत हैं और उसका सूची नंबर 2 दर्शन है। भक्ति संत हैं एक साइड पे, वह किस दर्शन से संबंधित हैं उनका मिलान करना है। क्लियर हुआ? तो इसमें मिलान कीजिए दोस्तों, क्या हो सकता है 23 क्वेश्चन में, क्या आंसर सही हो सकता है? रामानुजाचार्य वो कौन से दर्शन से संबंधित थे? तो रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित थे, ठीक है। माधवाचार्य, माधवाचार्य किससे रिलेटेड थे? तो माधवाचार्य द्वैतवाद से रिलेटेड थे। निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य किससे रिलेटेड थे? तो ये द्वैताद्वैतवाद से रिलेटेड थे।
और वल्लभाचार्य किससे रिलेटेड थे? एक ही बच गया, शुद्ध द्वैताचार्य से। यानी कि जो ऑप्शन बी है वो सही है। फिर से देख लीजिए, रामानुजाचार्य किससे रिलेटेड थे? विशिष्ट द्वैतवाद से। माध्वाचार्य द्वैतवाद से। निम्बकाचार्य द्वैतवाद से। और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस कला शैली में यक्षणियों, योगिनियों और अप्सराओं की नारी मूर्तियों को उकेरा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। एक तो हम आपको खुद बता रहे हैं और व्यापम के और भी एग्ज़ाम्स में आ चुका है। तो प्राचीन काल में किस कला शैली में यक्षणियों, योगिनियों और अप्सराओं की नारियों की मूर्ति को उकेरा गया है, मतलब नारियों की मूर्ति बनाया गया है? पहला गांधार शैली, दूसरा अमरावती शैली, तीसरा मथुरा शैली और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है इसमें? इसका सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? अपने माइंड में पहले से आंसर आप कोई सजेस्ट कीजिए, कुछ ना कुछ हिंट कीजिए, कम से कम गैस ही कर लीजिए, गलत होगा तो होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो है मथुरा शैली। मथुरा शैली जो है उसमें यक्षणियों, योगिनियों और अप्सराओं की नारियों की मूर्ति बनाई गई थी मथुरा शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारतीय चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव परिलक्षित हुआ? किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारतीय चित्रकला में, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, यूरोपीय प्रभाव परिलक्षित हुआ? पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा जहांगीर और चौथा शाहजहां। तो क्या हो सकता है दोस्तों? किस मुगल बादशाह के काल में भारतीय चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव आया या उसका कुछ भाग दिखाई दिया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में भारतीय चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव परिलक्षित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कल्हड़ की राज तरंगिणी के अतिरिक्त निम्न में से किस लेखक ने एक अन्य राज तरंगिणी की रचना की थी? देख लीजिए, कल्हड़ की जो राज तरंगिणी है, राज तरंगिणी किसने लिखा था? कल्हड़ ने लिखा था। ठीक है, ये बहुत फेमस है, लेकिन इनके अतिरिक्त भी राज तरंगिणी किसी ने लिखा था, वो कौन थे? पहला ऑप्शन है छेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन है राजशेखर, तीसरा ऑप्शन है बिल्हण और चौथा ऑप्शन है जोनराज। तो इसमें से क्या ऑप्शन सही हो सकता है दोस्तों? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, जोनराज। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें। जोनराज जो ऑप्शन है वो सही है। जोनराज ने एक और राज तरंगिणी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। जालंधर के, इसको और थोड़ा बड़ा करके देखते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ ये ठीक है। जालंधर के बयाजिद अंसारी ने सूफीवाद के निम्न में से किस पंथ की रचना की? अब देखिए, सूफी भक्त हुए थे, संत हुए थे, उनके जो भक्ति का तरीका अलग अलग था, तो उन्होंने जिससे अलग अलग तरीके अपनाते गए वो अलग अलग तरीका बनता गया, वो अलग अलग सूफीवाद बनता गया। तो बयाजिद अंसारी ने किस प्रकार के सूफीवाद की रचना की थी? पहला है नक्शबंदी, दूसरा है शुहरावर्दी, तीसरा है सत्तारी और चौथा है रोशनिया। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही लगता है दोस्तों? किस पंथ की स्थापना की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रोशनिया। ठीक है, जो रोशनिया पंथ की स्थापना की थी बयाजिद अंसारी ने। क्वेश्चन नंबर
28 देख लेते हैं। 2018 के रमन मैगसेसे पुरस्कार के लिए निम्न में से किसका चयन किया गया? तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये 2018 के करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इसी तरीके का क्वेश्चन कि किस, जैसे 2023 के आसपास में किस करंट अफेयर में अभी अगर पढ़ेंगे आप, तो कौन कौन से पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया या किसे चयनित किया गया, यह सब आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। वैश्विक पवन ऊर्जा शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ होगा? तो देख लीजिए दोस्तों, वैश्विक पवन ऊर्जा शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण क्या होगा, ये भी करंट अफेयर का 2018 के आसपास से रिलेटेड है। जो भी सम्मेलन है 2023 के आसपास से, वो आप लोगों को पढ़ लेने हैं, और उसके बारे में बहुत सी जानकारियाँ हमने आगे के वीडियोस में देने वाले हैं और पीछे की वीडियोस में भी दे चुके हैं। सभी वीडियोस को चेक कीजिए दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, क्योंकि देखिए हम पूरा क्वेश्चन पेपर ला रहे हैं, वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, मेहनत लग रहा है दोस्तों, तो उस मेहनत का कुछ फल आप ही लोगों से मिल सकता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे की वीडियोस का वो आपको मिलता रहे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। निम्नलिखित में से हबल क्या है? ठीक है, व्हाट इज़ हबल अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग? पहला उपग्रह सैटेलाइट है, दूसरा दूरबीन टेलीस्कोप है, तीसरा मिसाइल, या फिर चौथा रॉकेट। हबल है क्या? क्या लगता है दोस्तों आपको इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये दूरबीन है। हबल क्या है? हबल एक प्रकार का दूरबीन है। आगे चलते हैं 31। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? ये भी सेम वही 2018 के करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन इसका आंसर हम आपको दे दें कि मॉरिशस में किया गया था 11वां। अगर वो 2018 के आसपास हो रहा होगा तो अभी ये 14वां या 15वां होगा, ठीक है। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, या तो वो 2022 में हुआ होगा, क्योंकि 23 पूरा नहीं किया है, तो इसको आप इसके आसपास का चीज़ें आपको देख लेना है। 32 की तरफ चलते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2018 के संदर्भ में, ठीक है, अब देख लीजिए 2018 में तो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि 2022 में भी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है। इन सभी को छोड़ लीजिए, ठीक है, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में विजेता कौन सी कंट्री रही है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में विजेता रही है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने किसको हराया था, यानी कि उप विजेता कौन सी कंट्री है? तो वो है फ्रांस। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट इसमें बन जाता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी किसने की थी, किस कंट्री ने की थी, कहाँ पे हुआ था फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो वो हुआ था कतर में। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था, बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ मैं आपको। फीफा वर्ल्ड कप विजेता अर्जेंटीना है, उप विजेता फ्रांस है, जो उसका मेज़बान करता है वो कतर है। इसमें 32 टीमों ने भाग लिया था, 32 देशों ने भाग लिया था। गोल्डन बॉल अवार्ड किसको दिया गया था? तो गोल्डन बॉल अवार्ड मेसी, लियोनार्डो मेसी को दिया गया था। गोल्डन बूट, तो गोल्डन बूट देखिए बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है कि गोल्डन बूट के यहाँ पे भी आपको कैलियन एम्बापे दिया गया है, और कैलियन एम्बापे को ही गोल्डन बूट पुरस्कार 2022 में भी मिला है। क्लियर हुआ आप लोगों को दोस्तों? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। इस तरीके के आएंगे टॉपिक्स, अगर हमको याद आते हैं तो हम आपको बताते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2018 की सूची में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को सम्मिलित किया गया था? 2018 से ही रिलेटेड है, पहले तो हम इसका आंसर दे दें, तो इसका आंसर होगा राहुल द्रविड़ को किया गया था। आपको आईसीसी से रिलेटेड आसपास का जो करंट अफेयर है वो जानना होगा। जैसे अभी देख लीजिए,
आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप हुआ है 2023 में, T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। तो इसका मेजबान देश कौन था वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का? साउथ अफ्रीका। लिख लीजिए दोस्तों एक जगह पे, ठीक है। मेजबान देश कौन सा था? साउथ अफ्रीका था, ठीक है। और उसके बाद इसका जो विजेता था, विजेता कौन था? तो विजेता ऑस्ट्रेलिया था। और उपविजेता कौन था? तो उपविजेता साउथ अफ्रीका ही था। कितने टीमों ने भाग लिया था? तो टोटल 10 टीमों ने भाग लिया था। क्लियर है? हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि वर्ष 2023 का आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप का मेजबानी कौन करेगा? तो बहुत इजी सवाल भी है, लेकिन बहुत लोग जिनको जानकारी नहीं होगा फंस जाएंगे, क्योंकि वो मेजबानी करने वाला है भारत, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के जगह पे। अब इसमें से गलत कथन को पहचानना है, ठीक है। 4 आपको स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से जो गलत है उसको आप पहचानिए। पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत क्षय के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तीसरा है ओजोन सूर्य से पृथ्वी तक अवरक्त विकिरण को पहुंचने नहीं देता, ठीक है। और चौथा है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड है। 34 का जो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा, क्या लगता है दोस्तों आपको? तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी गलत है। बहुत लोग इसमें फंस जाएंगे। इसमें स्टेटमेंट लिखा है कि ओजोन सूर्य से पृथ्वी तक अवरक्त किरणों को पहुंचने नहीं देता, इंफ्रारेड किरणों को पहुंचने नहीं देता है, कि अल्ट्रावायलेट किरणों को पहुंचने नहीं देता है। तो यहाँ पे अवरक्त के जगह पे सिर्फ चेंज करना है और क्या लिखना है? पराबैंगनी। पराबैंगनी किरणों को नहीं पहुंचने देता है, और पराबैंगनी किरणों को पहुंचने देगा। अगर पराबैंगनी किरणें हम तक आ जाएगी तो हमको क्या इफेक्ट होगा? तो हमको त्वचा का कैंसर हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, ये भी सही है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड है, बिल्कुल सही है। और ओजोन परत पराबैंगनी किरणों, ध्यान रखिएगा, पराबैंगनी किरणों को नहीं पहुंचने देता है, ठीक है। अवरक्त किरणें इसमें नहीं आएगा। 35 पे चलते हैं। वायुमंडल से ऊंचाई के संबंध में निम्नलिखित का सही घटताक्रम चुनिए। अब देखिए, आप लोग जो मंडल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, जो भी है, आप लोग हिंदी में ज़रूर पढ़े होंगे, लेकिन आप इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत बार इंग्लिश में ही पूछ देता है। तो ऊपर से नीचे तक का क्रम आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है? टोटल 5 होते हैं मंडल, एक बहिर्मंडल को छोड़ दिया गया है। उसके अलावा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये सब होते हैं ना। इसमें क्या हो सकता है? सबसे पहले यानी कि सबसे ऊपर इन चारों ऑप्शंस में से क्या आता है? स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर में जो सबसे पहले आता है, सबसे ऊपर आता है, वो होगा थर्मोस्फियर। पहला नंबर थर्मोस्फियर आता है, ठीक है। फिर क्या आता है? मेसोस्फियर। फिर क्या आता है? स्ट्रेटोस्फियर। और फिर आता है, ये 3 नंबर होगा, और ये 4 होगा, ट्रोपोस्फियर। थर्मोस्फियर को क्या बोलते हैं? आयन मंडल बोलते हैं। मेसोस्फियर को बोलते हैं मध्य मंडल। स्ट्रेटोस्फियर को बोलते हैं समताप मंडल, और ट्रोपोस्फियर को बोलते हैं क्षोभ मंडल। ये एक जगह पे आप लिख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, और अगर आप पढ़ के जाएं तो आपका 1 नंबर वैसे ही बन जाए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित बहुलकों पॉलीमर के मध्य कौन सा एक जैव क्षयी है? बायोडिग्रेडेबल, यानी कि उसको अपघटक भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जैव क्षयी यहाँ पे सही वर्ड है। बायोडिग्रेडेबल कौन सा है?
चलिए, अपघटक नहीं बोल सकते हैं, ये समय के साथ डिग्रेड हो जाता है, ठीक है, उसको जैव क्षयी बोलते हैं। पहला ऑप्शन है पॉलीथीन, दूसरा ऑप्शन है पॉलीस्टाइरीन, तीसरा है टेरिलीन और चौथा है पीवीसी। तो सबसे पहले इन चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन डी है वो आंसर नहीं है, लेकिन इसका फुल फॉर्म पीवीसी का पॉली वाइनिल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसको लिख लीजिए, पीवीसी का फुल फॉर्म पॉलीवाइनिल क्लोराइड। अब 36 का आंसर बताइए, कौन सा जैव क्षयी है, कौन जी, सभी पॉलीमर है, बहुलक हैं ये सभी, और बायोडिग्रेडेबल इनमें से कौन है, ठीक है। तो इसमें 36 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, टेरिलीन जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। मुख्य प्रदूषक फ्लाई ऐश को उत्पन्न करता है। फ्लाई ऐश इज द मेन पॉल्यूट प्रोड्यूस्ड बाय, पहला सीमेंट उद्योग, दूसरा लौह एवं इस्पात उद्योग, तीसरा थर्मल पावर प्लांट और चौथा चमड़ा उद्योग। 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? फ्लाई ऐश इज अ मेन पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस्ड बाय, फ्लाई ऐश जो निकलता है वो किससे निकलता है? सीमेंट उद्योग से, लौह एवं इस्पात उद्योग से, थर्मल पावर प्लांट से या चमड़ा उद्योग से? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मल पावर प्लांट से मुख्य प्रदूषक फ्लाई ऐश निकलता है, जो कि बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अम्ल वर्षा जल के पीएच का परास होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 3.5 से 5.6, दूसरा है 8.0 से 9.0, तीसरा है 0 से 2 तक, और चौथा है 7.0 से 8.5। तो सबसे पहले आपको क्लियर करना होगा कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। तो जो स्केल होता है यहाँ पे 0 है, यहाँ से बढ़ता जाएगा, लेफ़्ट में जाता जाएगा तो वो अम्लीय होता जाएगा, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा मैं गलत बना दिया हूँ यहाँ पे, ये नंबर लिखने में गलत हो गया है। अब देखिए, ये जो रहता है 7 न्यूट्रल रहता है, ठीक है। 7 अगर किसी का पीएच मान है तो वो न्यूट्रल है, ना वो अम्लीय होगा ना वो क्षारीय होगा। इसके पहले जो 6, 5, 4 आगे 3, 2, 1 होते जाएंगे, और वहीं यहाँ पे 8, 9, 10 आगे बढ़ते जाएगा, तो जो राइट साइड पे क्या हो जाएगा, क्षार होते जाएगा, और लेफ़्ट साइड में क्या हो जाएगा, एसिड होते जाएगा, यानी कि अम्ल होते जाएगा। तो अम्ल वर्षा अम्ल से ही होगा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो सकता है, इसमें सिर्फ एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, 3.5 से 5.6 तक अम्ल वर्षा का परास होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। संसद द्वारा भारत का जैव विविधता एक्ट पारित किया गया है। संसद के द्वारा द बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर, कौन से ईयर में पार्लियामेंट में जैव विविधता एक्ट यानी कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया पारित किया गया था? पहला है वर्ष 1996, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 1998, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 2002 और चौथा ऑप्शन है वर्ष 2006। क्या ऑप्शन सही होगा दोस्तों इसका? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2002 में भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता एक्ट यानी कि द बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया को पारित किया गया था। अब दोस्तों हम थोड़ा सा स्पीड चलेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है और आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस बताने हैं। ट्राई करेंगे हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता था? अमित्रघात के नाम से कौन जाना जाता था? पहला चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन है अशोक और चौथा ऑप्शन है दशरथ।
ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन होगा बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घात नाम से जाना जाता है, और अमित्र घात का मतलब क्या है? अपने दुश्मन को माफ़ करने वाला नहीं, अपने दुश्मन को ना माफ़ करने वाला। ठीक है, बिंदुसार को कहा जाता था अमित्र घात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। रानी रुद्रमा देवी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थी? रुद्रमा देवी आपने मूवी देखी होगी। तो पहला ऑप्शन है पल्लव, दूसरा है चोल, तीसरा है होलसय और चौथा है काकतीय। इन चारों में से कौन से वंश से संबंधित थी रानी रुद्रमा देवी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, काकतीय। काकतीय वंश से संबंधित थी रुद्रमा देवी। ठीक है, और पल्लव, चोल और होयसल ये सभी दक्षिण भारत के महान वंश हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सूची 1 में राजवंश दिया गया है और सूची 2 में दिया गया है मध्यकाल में राजपूताना के राज्य। ठीक है, तो इनमें आपको मेल मिलाप करना है कि कौन सा किससे सुमेलित हो रहा है। तो 42 का क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आप मेल मिलाप अपने माइंड में कीजिए, क्या हो सकता है दोस्तों। तो गहलोत जो राजवंश था वो कहाँ पे राज करते थे? तो गहलोत जो राजवंश था वो राज करते थे नंबर 3 यानी कि मेवाड़ पर राज करते थे। राठौर लोग कहाँ पे राज करते थे? राठौर लोग राज करते थे मारवाड़ पे। कछवाहा, कछवाहा लोग कहाँ पे राज करते थे? तो कछवाहा लोग राज करते थे आमेर में, और भाटी लोग करते थे जैसलमेर में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। गहलोत लोग मेवाड़ में थे, राठौर राजवंश मारवाड़ में था, कछवाहा राजवंश आमेर में था और भाटी राजवंश जैसलमेर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, बुंदेलखंड में 1842 से 44 के बुंदेला विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? बुंदेलखंड में 1842 से 44 तक 2 साल तक बुंदेला विद्रोह चला था। तो इसमें उनके नेता कौन थे? पहला ऑप्शन है छतर सिंह, दूसरा ऑप्शन है धनंजय सिंह, तीसरा ऑप्शन है मधुकर शाह और चौथा ऑप्शन है जगन्नाथ शाह। तो क्या हो सकता है दोस्तों, क्या ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मधुकर शाह। मधुकर शाह जो थे वो बुंदेलखंड में जो 1842 से लेकर 44 तक बुंदेला विद्रोह हुआ था उसके नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, 1929 में इलाहाबाद में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता इनमें से किसने की थी? प्रथम, पहला क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में ही है। प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन की कब हुई थी? 1929 में हुई थी। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें बताना है आपको कि पहला ऑप्शन है डॉक्टर M.A. अंसारी, दूसरा ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा ऑप्शन है खलीकुज्जमा और चौथा ऑप्शन है रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है, क्या हो सकता है इसमें से सही ऑप्शन दोस्तों? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 1929 में इलाहाबाद में जो आयोजित हुआ था और पहली बार हुआ था अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सन 1946 से लेकर 47 की अंतरिम सरकार में वल्लभ भाई पटेल निम्नलिखित में से किस विभाग में मंत्री थे? 1946 और 47 में जो आज़ादी नहीं मिला था उससे पहले एक अंतरिम सरकार थी, उसमें वल्लभ भाई पटेल जी किस विभाग में मंत्री थे? पहला ऑप्शन है रक्षा विभाग, दूसरा है रेलवे विभाग, तीसरा है गृह विभाग और चौथा है वाणिज्य विभाग।
तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है गृह विभाग। वो भारत के अंतरिम सरकार के होम मिनिस्टर थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। 46 में निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा शिवालिक श्रेणी में है? कौन सा दर्रा शिवालिक श्रेणी में है? पहला माना दर्रा, दूसरा खैबर दर्रा, तीसरा जोजिला दर्रा और चौथा शिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा है भैया शिवालिक श्रेणी में? तो इसका क्या होगा सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो माना दर्रा है वह शिवालिक श्रेणी में है। ठीक है, आगे चलते हैं। 47 देख लेते हैं कि इसमें नदी का नाम दिया गया है और उसका सेकंड सूची में नाम है उद्गम स्थल। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है? देखिए और बताइए। 47 क्वेश्चन नंबर है, उसको देखिए और बताइए। तो 47 में पहला गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी कहाँ से निकलती है भैया? तो गोदावरी निकलती है त्रयंबकम से, या त्रयंबक बोल सकते हैं उसको। ठीक है, कृष्णा कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से। कावेरी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी का सुमेलित है कुर्ग से निकलती है। और माही कहाँ से निकलती है? माही मेहत झील से निकलती है। गोदावरी त्रयंबक से निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वरम से निकलती है, कावेरी कुर्ग से निकलती है और माही मेहत झील से निकलती है। तो इसका जो सही होगा वो ऑप्शन डी होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के मुख्य बिंदु कौन से हैं? ये सभी उसके बिंदु हैं, लेकिन मुख्य बिंदु कौन से हैं? ठीक है, तो इसको देख लीजिए। पहला है शिशु मृत्यु दर को कम करना, जनसंख्या नीति 2000 की बात की जा रही है। दूसरा है जन्म एवं विवाह का पंजीकरण, पंजीकरण पहले नहीं होता था, पंजीकरण रजिस्ट्री होता है। और 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य तक के बच्चे को, यानी कि 14 स्टार्टिंग से लेके 14 या 14 से कम उम्र के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। और चौथा है उपयुक्त सभी। इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। शिशु मृत्यु दर को कम करना था, जन्म एवं विवाह का पंजीकरण करना था, 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा देना था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का ये 2000 का मुख्य बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। 49 अब देखिए जनरल नॉलेज है, स्टेट से रिलेटेड। अब छत्तीसगढ़ राज्य का जनरल नॉलेज। मगरमच्छों का नैसर्गिक अभयारण्य है। कहाँ है भैया मगरमच्छों का नैसर्गिक अभयारण्य? भैंसा दरहा, दूसरा भोरमदेव, तीसरा पामेड़ और चौथा उदंती। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। भैंसा दरहा में मगरमच्छों का नैसर्गिक अभयारण्य है। आगे चलते हैं 50 नंबर पे। सुमेलित कीजिए इस राज्य के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। तो बंशीधर पांडे की रचना कौन सी थी भैया बताओ? बंशीधर पांडे की रचना थी हीरू के कहीनी। याद करो, ये सब चीज़ पढ़ना जरूरी है भैया। ठीक है, बंशीधर पांडे की रचना थी हीरू के कहीनी। प्यारे लाल गुप्त की रचना कौन सी थी बताइए? प्यारे लाल गुप्त की रचना थी प्राचीन छत्तीसगढ़। अमृत लाल दुबे की रचना थी तुलसी के बिरवा। और श्याम लाल चतुर्वेदी की रचना थी पर्रा भर लाई। ठीक है, तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बंशीधर पांडे की रचना हीरो के कहीनी, प्यारे लाल गुप्त की रचना थी प्राचीन छत्तीसगढ़, अमृत लाल दुबे की रचना थी तुलसी के बिरवा और श्याम लाल चतुर्वेदी की रचना थी पर्रा भर लाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। इस राज्य के निम्न में से कौन से संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कर शैली से संबंधित थे?
तथा जो 1937 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संगीत समिति के अध्यक्ष थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है पंडित पचकोड प्रसाद पांडे, दूसरा ऑप्शन है पंडित कार्तिक राम, तीसरा ऑप्शन है बुधादित्य मुखर्जी और चौथा ऑप्शन है कल्याण दास। फिर से एक बार देख लीजिए, इस राज्य के निम्न में से कौन से संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर शैली से संबंधित थे तथा जो 1937 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संगीत समिति के अध्यक्ष थे। बताइए इन चारों ऑप्शन में से क्या ऑप्शन सही हो सकता है। तो जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, पंडित पचकोड प्रसाद पांडे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 52 पे चलते हैं। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य विशेष रूप से दिवाली के अवसर पर पूर्णतया महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा किया जाता है। कौन सा लोक नृत्य है जो दिवाली के अवसर पे महिलाओं और बालिकाओं द्वारा किया जाता है। पहला हरेली, दूसरा कर्मा, तीसरा पंथी और चौथा सुआ। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होता है दोस्तों, क्या लगता है आपको। तो हम बताते हैं, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुआ नृत्य दिवाली के अवसर पर किया जाता है और इसको विशेषतः पूर्णतया बल्कि महिलाएं और बालिकाएं करती हैं। 53 पे चलते हैं। इस राज्य की इस जनौला पहेली है, देखिए, पूछी ले पानी पिए मूड़ी ह ललियाए। इसका जो उत्तर है वो कौन सा है। पहला सांप, दूसरा हथेली, तीसरा दिया और चौथा तारा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, पूछी ले पानी पिए अब मूड़ी ह ललियाए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो दिया। पूछी ले पानी पिए यानी कि तेल पीता है वो, और मूड़ी ह ललियाए यानी कि अपना प्रकाश इधर उधर करते रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं 54 में। निम्नलिखित में से किसे इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। बाकी के जो तीन होंगे वो अति पिछड़ी जनजाति होंगे, लेकिन जो इसका सही आंसर होगा वो अति पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है। पहला ऑप्शन है परजा, दूसरा है कमार, तीसरा है बिरहोर और चौथा है बैगा। क्या होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है परजा। परजा को अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। इसके अलावा जो कमार, बिरहोर और बैगा हैं वो अति पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 55 देख लेते हैं। 55 है, सुमेलित कीजिए इस राज्य की जनजातियों की विवाह परंपराएं और उनके अर्थ। ठीक है, तो परिंगधन इसकी जनजाति है और उनका विवाह परंपरा किस तरीके का है। तो परिंगधन लोग कैसे करते हैं, तो बताइए क्या हो सकता है इसमें। तो परिंगधन लोग करते हैं वधू मूल्य अदा करके विवाह करते हैं, जिसको एक प्रकार से दावड़ी भी कहा जाता है, दहेज। फिर अरुतो लोग कैसे करते हैं, तो अरुतो लोग कैसे करते हैं, अरुतो लोग विधवा का पुनर्विवाह करते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था। लमसेना लोग सेवा विवाह करते हैं और गुरावट लोग विनिमय विवाह करते हैं। गुरावट मतलब अगर आप उनके घर से लड़की ले रहे हैं तो आपके घर के लड़के को भी हमारे घर की लड़कियां मिलेंगी। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। सरहुल इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति का त्यौहार है। ठीक है, पहला है गोड़, दूसरा कोरवा, तीसरा उराव और चौथा है माड़िया। किस जनजाति का त्यौहार है भैया, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। उराव जो जनजाति है उसका त्यौहार है सरहुल। ठीक है, उराव जनजाति का त्यौहार है।
57 देख लेते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धातु कला के निर्माण के लिए जनजातियों द्वारा भ्रष्ट मोम पद्धति अपनाई जाती है? भ्रष्ट मोम पद्धति, लॉस्ट वैक्स मेथड, ठीक है। किस धातु कला के निर्माण के लिए जनजाति द्वारा अपनाई जाती है? ध्यान रखिएगा, भ्रष्ट मोम पद्धति, लॉस्ट वैक्स मेथड। पहला सरगुजा, दूसरा रायगढ़, तीसरा कवर्धा और चौथा बस्तर। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर वैसे पता होना चाहिए। क्या हो सकता है दोस्तों इसका आंसर? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बस्तर में बहुत सारी जनजातियां हैं, वहाँ पे इस तरीके की पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है, चलिए 58 पे चलते हैं। वर्ष 2017 और 18 में 2011 और 12 की स्थिति सेम वही है, 2018 से रिलेटेड है। 58 और 59 इसी तरीके से है। आगे देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत, आरक्षित जो रिजर्व एरिया है वन क्षेत्र का, वो कितना है? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, हम ऑप्शन नहीं बताया ना, नेक्स्ट बार से ध्यान रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 43.13, ठीक है, प्रतिशत। 61 में चलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़ राज्य में कब से लागू की गई है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई है? पहला ऑप्शन है 2015, दूसरा है 2016, तीसरा है 2017 और चौथा है 2018। तो 61 का सही आंसर क्या होगा? 61 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यहाँ पे लागू की गई है। नेक्स्ट चलते हैं। 62, राज्य के मुख्य सचिव के विषय में क्या सही है? सही क्या है? पहला, वह मंत्रिमंडल का सचिव होता है। दूसरा, वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। तीसरा, वह सभी सचिवों का मुखिया होता है। चौथा, वह समस्त लोक सेवकों का मुखिया होता है। क्या इसमें सही होगा बताइए? तो 62 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होता है। मंत्रिमंडल का सचिव भी होता है, मुख्य सचिव, और वही मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, और सभी सचिवों का मुखिया भी होता है, और समस्त लोक सेवकों का भी मुखिया होता है। ठीक है, यानी कि 62 का सही ऑप्शन डी। 63 पे आते हैं। राज्य प्रशासन की अवधारणा किस शासन व्यवस्था में पाई जाती है? पहला, संसदीय व्यवस्था में। दूसरा, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में। तीसरा, एकात्मक व्यवस्था में। और चौथा, संघात्मक व्यवस्था में। राज्य प्रशासन की अवधारणा किस व्यवस्था में पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संघात्मक व्यवस्था में। ठीक है, संघ आप बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष अपने पद से निलंबित हो जाए तो क्या होगा? बताइए। पहला है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा, उपाध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, जिला पंचायत स्थानापन्न अध्यक्ष का चुनाव करेगी, और मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। क्या हो सकता है दोस्तों इसका सही आंसर? तो 64 का सही आंसर होगा सी, जिला पंचायत स्थानापन्न अध्यक्ष का चुनाव करेगी। द जिला पंचायत विल इलेक्ट ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट, अध्यक्ष का चुनाव करेगी ना अगर कोई निलंबित हो जाए तो। 65 देखते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। सरपंच किसके समक्ष इसकी वैधता को चुनौती दे सकता है? पहला ऑप्शन है तहसीलदार के समक्ष। दूसरा ऑप्शन है अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व के अध्यक्ष, इसको क्या बोलते हैं? सब डिविजनल ऑफिसर, रेवेन्यू वाले को। थर्ड, कलेक्टर के समक्ष, या चौथा आयुक्त यानी कि कमिश्नर के पास।
किसके सामने चुनौती देगा भैया अविश्वास प्रस्ताव को? 65 का जो सही आंसर होगा वो होगा कलेक्टर। उस पर्टिकुलर ज़िले के कलेक्टर के अध्यक्ष मतलब समक्ष जाएगा और उसकी वैधता को चुनौती देगा जो भी अविश्वास प्रस्ताव आया है। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सेवा उद्योग की परियोजनाओं की लागत की ऋण सीमा क्या है? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसमें हो सकता है बढ़ोतरी हो, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर बता रहा हूँ। तो इसका आंसर 10 लाख है, लेकिन इसको आपको चेक कर लेना है। 67 देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वही है सेम, आपको 2016-17 का करंट अफेयर दिया है। आगे चलते हैं। इसमें भी सेम वही है। 69 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत राज्य की कितनी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं शामिल की गई है? ये भी लगभग 2018 से ही रिलेटेड है, लेकिन इसका सही आंसर हम बता देते हैं 3, सी नंबर होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की 3 प्रमुख सिंचाई परियोजना शामिल की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। इस राज्य के उच्च न्यायालय में फैमिली कोर्ट की जज निम्न में से कौन है? ये भी उस समय का पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो चेक कर लेना है आपको आज के परिप्रेक्ष्य में। 71 देख लेते हैं। अंत्योदय एक्सप्रेस, ये भी लगभग वही लग रहा है। जो छत्तीसगढ़ राज्य का करंट अफेयर है वो लगभग चेंज होते रहेगा, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी हम आपको वीडियोस दे रहे हैं, जीके के क्वेश्चंस बता रहे हैं और भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस अभी आपको देने वाले हैं, उसको पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। इस राज्य का राज्य अलंकरण पुरस्कार डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप एकदम टिक लगा लीजिए कि इस राज्य का राज्य अलंकरण पुरस्कार डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर किस फील्ड में दिया जाता है? खूबचंद बघेल के नाम पे तो दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है? पहला है महिला उत्थान, दूसरा है सामाजिक चेतना, तीसरा है कृषि और चौथा है साहित्य। किस फील्ड में दिया जाता है भैया? तो 72 का सही आंसर होगा कृषि के फील्ड में दिया जाता है राज्य अलंकरण पुरस्कार। ठीक है, खूबचंद बघेल के नाम पर। नेक्स्ट चलते हैं 73। निम्न में से इस राज्य की किस विभूति को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? पहला है हबीब तनवीर, दूसरा है तीजन बाई, तीसरा है सत्यदेव दुबे और चौथा है उपयुक्त सभी। पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हबीब तनवीर को भी, तीजन बाई को भी और सत्यदेव दुबे, इन तीनों को मिल चुका है पद्म भूषण। आगे देखते हैं 74। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्न में से किस शासक ने त्रिपुरी के शासक जय सिंह को पराजित किया था जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया था? रतनपुर के कलचुरी वंश के किस शासक ने त्रिपुरी के शासक जय सिंह को पराजित किया था जिसने उनके राज्य पर आक्रमण किया था? पहला है रत्नदेव द्वितीय, दूसरा जाजल देव द्वितीय, तीसरा पृथ्वीदेव द्वितीय और चौथा रत्नदेव तृतीय। तो 74 का सही आंसर होगा क्या? जाजल देव द्वितीय। यह बहुत फेमस शासक थे कलचुरी वंश के, तो इसका जो सही आंसर होगा वो जाजल देव। इन्होंने हराया था त्रिपुरी के शासक, क्या नाम था त्रिपुरी के शासक? जय सिंह को। ठीक है, 75 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य का प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय स्थापित किया गया? इस राज्य का प्रथम महाविद्यालय कौन था? तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय था। ठीक है, यह कब स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1938, 1940, 1942 या फिर 1944।
तो यह स्थापित किया गया था 1938 में। सबसे पहला महाविद्यालय छत्तीसगढ़ राज्य का, और इसका नाम भी था छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। चलिए आगे देखते हैं। सुमेलित कीजिए इस राज्य में 1930 में हुए जंगल सत्याग्रह और उनके नेता। जंगल सत्याग्रह एक साइड है और उस सत्याग्रह के नेता। चलिए बताइए क्या होगा दोस्तों। इसमें ये ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो बताइए इस हिसाब से। रुद्री नवा गांव जो सत्याग्रह हुआ था उसके नेता कौन थे? तो नारायण राव मेघावाले। तमोरा सत्याग्रह के नेता कौन थे? यतियतन लाल जैन। मोहबना सत्याग्रह के नेता कौन थे? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। और बच गए एक, पौड़ी सत्याग्रह के नेता थे रामाधर दुबे। ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, रुद्री नवा गांव के नेता कौन थे? नारायण राव मेघावाले। तमोरा के सत्याग्रह के नेता कौन थे? यतियतन लाल जैन। मोहबना सत्याग्रह के नेता कौन थे? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। और पौड़ी सत्याग्रह के नेता थे रामाधर दुबे। जंगल सत्याग्रह 1930 की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 77 क्वेश्चन नंबर। बम्बई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इस राज्य में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? जब बम्बई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी तो 9 अगस्त 1942 को रायपुर में विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है खूबचंद बघेल, दूसरा ऑप्शन है रामकृष्ण ठाकुर, तीसरा ऑप्शन है त्रेतानाथ तिवारी और चौथा ऑप्शन है रणवीर सिंह शास्त्री। 77 का सही आंसर कौन होगा? त्रेतानाथ तिवारी के द्वारा इस जुलूस या फिर सभा बोल सकते हैं, उनका नेतृत्व किया गया था। आगे देखते हैं। तामड़ा घूमर मयूरा जलप्रपात स्थित है। तामड़ा घूमर जलप्रपात या फिर मयूरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है केशकाल घाटी में, दूसरा ऑप्शन है विंता घाटी में, तीसरा ऑप्शन है दंतेवाड़ा में और चौथा ऑप्शन है कोंडागांव में। क्या लगता है दोस्तों, क्या सही होगा इसका आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विंता घाटी में तामड़ा घूमर जलप्रपात या फिर मयूरा जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है भैया? ठीक है, कर्क रेखा जो कैंसर रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? पहला सरगुजा जिले से, दूसरा सूरजपुर जिले से, तीसरा कोरबा जिले से या चौथा जसपुर जिले से। कौन से जिले से गुजरती है, क्या लगता है? तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कर्क रेखा है वह सूरजपुर जिले से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, ये सभी चीज़ें जो भी आपको बता रहे हैं वो एक जगह पे नोट कर लीजिए। आपको रिवाइज़ करना ज़रूरी है, बिना रिवाइज़ के सब काम नहीं चलेगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए दोस्तों। इतना मेहनत किया जा रहा है आप ही के लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि कुछ प्रतिफल प्रदान करें। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपके हित के लिए, आपके हिसाब से जो क्वेश्चन आएगा आप उसको पढ़िएगा, इजी है तरीका। चलिए आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी रही है? तो पहला ऑप्शन है 20.39%, 22.59%, 24.15% और 25.73%। देखिए, मैंने 20.39% क्यों नहीं बोला? क्योंकि पढ़ने का तरीका यही है कि जो परसेंट के पॉइंट के बाद जो वर्ड्स आते हैं उसमें वन वर्ड को काउंट करना चाहिए। वैसे कोई इसमें इस चीज़ को पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तो जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या वृद्धि का दर कैसा है बताइए? 80 में
क्वेश्चन का क्या ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो ऑप्शन है वो है 22.59%, या फिर 59% भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन अब आ गए हैं, ठीक है। खाली स्थान कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बना देता है, बहुत इजी क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा जॉयस्टिक और चौथा है पेन ड्राइव। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉयस्टिक गेम खेलने के काम ही आता है, तो गेम खेलना आसान तो बनाएगा ही। नेक्स्ट चलते हैं 82 क्वेश्चंस। इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्टिजों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 2। इंकजेट प्रिंटर ना, उसमें मूल रंग जो बेसिक कलर्स होते हैं उनके कार्टेज का कितना संख्या होता है भैया, बताओ। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा ऑप्शन है 5। क्या होगा? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कार्टिजों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? अब 3-4 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं है? पहला है कि डिलीट फाइलें रिसाइकल बिन से स्टोर हो सकती हैं। दूसरा है फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस रीस्टोर हो जाता है। तीसरा, किसी टेक्स्ट से डिलीट हुआ एक पैसेज रीस्टोर हो सकता है यदि डिलीट करने के बाद संयुक्त फाइल बन ना रहा हो। या चौथा है उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है। क्या हो सकता है इसका सही ऑप्शन? ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है 83 का क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस रीस्टोर हो सकता है। बिना स्पेस के रीस्टोर हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है, स्पेस लेगा, फ्री स्पेस नहीं होगा। चलिए 84 पे आ जाते हैं। फोर्क क्या है? फोर्क, FORK, फोर्क क्या है बताइए। पहला है काम भेजना, द डिस्पैच ऑफ टास्क, नए जॉब का बनना, द क्रिएशन ऑफ अ न्यू जॉब, नई प्रक्रिया का बनना, द क्रिएशन ऑफ अ न्यू प्रोसेस, या चौथा है काम की प्राथमिकता बढ़ाना, इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ अ टास्क। क्या है भैया फोर्क, बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा नई प्रक्रिया का बनना, द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोसेस का कहा जाता है फोर्क। ठीक है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाय डिफ़ॉल्ट किस पन्ने पर हेडर या फूटर प्रिंटेड रहता है? डिफ़ॉल्ट रूप से पहले से प्रिंटेड रहता है, पहले पन्ने पर, एकांतर पन्ने पर यानी कि अल्टरनेटिव पेजेस पर, हर पन्ने पर, एवरी पेजेस पर, और दूसरे पन्ने पर ऑन द सेकंड पेज। क्या ऑप्शन सही लगता है आपको? हर पन्ने पर रहता है भैया, हेडर फूटर हर पन्ने पर रहता है प्रिंटेड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन पे, स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन का उपयोग किया जाता है? फंक्शन कीज़ कितने होते हैं भैया? फंक्शन कीज़ जैसे F से स्टार्ट होने वाले कितने होते हैं? 12 कीज़ होते हैं। तो स्लाइड शो करने के लिए कौन सा कीबोर्ड का फंक्शन यूज़ होता है? F1, F2, F4 और F5 में से बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, F5 को क्लिक कर देंगे तो स्लाइड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 87 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता? पहला पीरियड, दूसरा @, तीसरा स्पेस, या चौथा है अंडरस्कोर। 87 क्वेश्चन का देख लीजिए, कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है इजी सा स्पेस। ईमेल में कहीं स्पेस देखें हैं आप कोई भी जगह? जैसे नाम में, जैसे हमारा नाम आशीष पांडे है तो आशीष लिखेंगे फिर गैप करके पांडे लिखेंगे ना, लेकिन ईमेल में कभी गैप देखे हैं? उसमें अगर आशीष पांडे नाम से बनाना होगा तो आशीष पांडे पूरा लिखेंगे। ठीक है भैया, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 88, याहू, गूगल और MSN फिल इन द ब्लैंक्स हैं। क्या है भैया? इंटरनेट साइट हैं, कंप्यूटर के ब्रांड हैं, सैटर्न रिंग है, या फिर वॉच के नाम है? ये सब बताइए।
88 का जो सही आंसर होगा वो होगा इंटरनेट साइट हैं भैया, यहाँ से इंटरनेट चला सकते हैं। गूगल तो सुने हैं ना, याहू भी सुने हैं। पहले याहू स्वतंत्र था, लेकिन अब गूगल ने ही याहू को खरीद लिया है, उसी के अंडर में काम करता है। ये सब इंटरनेट साइट्स हैं। पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए सामान्य नाम क्या है? क्या है भैया सामान्य नाम? पहला स्पूलिंग, दूसरा आइडेंटिटी थेफ्ट, तीसरा स्पूफिंग और चौथा हैकिंग। 89 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? स्पूलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, स्पूफिंग या हैकिंग, इसमें से क्या सही होगा बताइए? इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पूफिंग। स्पूफिंग बोलते हैं जो केवल पासवर्ड चुराने के अपराध है। और अगर पूरा का पूरा मोबाइल को हर तरीके से मतलब उसका जानकारी ले रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? हैकिंग बोलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। जीमेल द्वारा भेजी जा सकने वाली एक फ़ाइल की अधिकतम क्षमता। जीमेल में एक फ़ाइल कितना अधिक तक भेजा जा सकता है? 20 MB, 20 KB, 25 MB या 25 KB? 90 का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 MB, 25 मेगाबाइट। और केबी का फुल फॉर्म क्या होता है? किलोबाइट। जीबी का फुल फॉर्म गीगाबाइट। और टीबी का फुल फॉर्म टेराबाइट। ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान रखना है। 91 की तरफ चलते हैं। 91, किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए क्या दबाएं? यानी कि डिलीट करें तो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर होता है ना, तो ऐसा डिलीट करें कि रिसाइकल बिन में भी ना जाए तो क्या करना चाहिए? कंट्रोल प्लस डिलीट दबाना चाहिए, शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना चाहिए, अल्ट प्लस डिलीट दबाना चाहिए या शिफ्ट डिलीट दबाना चाहिए? 91 का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन बी। शिफ्ट और डिलीट को दबाएंगे तो वो रिसाइकल बिन में सेव नहीं होगा, उड़ जाएगा पूरा। नेक्स्ट चलते हैं 92। MPG किस प्रकार के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है? बताइए। पहला ऑडियो, दूसरा इमेज, तीसरा वीडियो और चौथा फ्लैश। बताइए क्या हो सकता है इसमें? 92 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वीडियो प्रकार के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। CD रोम क्या है? CD रोम 93 नंबर क्वेश्चन है कि CD रोम क्या है? सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मेमोरी रजिस्टर है, मैग्नेटिक मेमोरी है या उपयुक्त में से कोई नहीं है? क्या होगा इसका सही आंसर? आंसर पहले से खोजते रहिए और आप लोग काउंट करते रहिए कि जो टोटल 150 क्वेश्चन है उसमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही दिया है। कमेंट में करके आपको बताना है क्या होगा इसमें सही आंसर। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं है भैया। सेमीकंडक्टर भी नहीं है, मेमोरी रजिस्टर भी नहीं है, मैग्नेटिक मेमोरी भी नहीं है। समझे? 94 पे चलते हैं। 94 है क्वेश्चन नंबर, डीवीडी क्या है? डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है भैया? 94 पहला है डिजिटल वीडियो डेवलपर, डिजिटल वीडियो डिवाइस, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डेटा। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल वीडियो डिस्क इसका फुल फॉर्म है। और कहीं कहीं पे वीडियो के जगह पे क्या आ जाता है? विजुअल भी आ जाता है, तो सबको चेक कर लेना है। 95 देखते हैं। निम्न खोज इंजनों को उनकी प्रसिद्धि के अनुसार सजाएं। पहला बिंग, दूसरा याहू, तीसरा आस्क और चौथा गूगल। सबसे प्रसिद्ध को पहले लिखना है और उसके बाद लास्ट में लिखना है प्रसिद्धि के हिसाब से। तो सबसे प्रसिद्ध क्या है? सबसे प्रसिद्ध है गूगल, पहला नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या प्रसिद्ध है? उसके बाद याहू है, फिर बिंग और आस्क बच जाता है। तो कौन सा प्रसिद्ध है? तो फिर तीसरा नंबर पे बिंग आता है, बिंग ज़्यादा फेमस है, फिर आस्क। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 96 की तरफ चलते हैं। खोज इंजन बैडू, सर्च इंजन, ये भी गूगल के जैसा ही, याहू के जैसा ही सर्च इंजन है। ये कहाँ से है? बैडू कहाँ से है भैया? रूस, जापान, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया या फिर चीन?
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक मिनट, ऑप्शन डी, चाइना का है ये, बाइडू। ठीक है, गूगल का ही कॉपी किया हुआ है। देखिए अब हम थक गए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके क्वेश्चन को फुल करेंगे, पूरा कंप्लीट करवाएंगे। हाँ, मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करवाएंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है और उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो अगर आप मैथमेटिक्स का बेसिक जानते हैं, 10th लेवल तक का मैथमेटिक्स अगर आप जानते हैं तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ज़्यादा टफ इसमें मैथमेटिक्स नहीं आता, और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन केवल 5 रहते हैं, 5 या 7 रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग या इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल। 97 का सही आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 98, गीगो शब्द का संबंध है। गीगो शब्द का संबंध किससे है भैया? पहला शुद्धता, दूसरा परिचालन, लचीलापन या व्यापकता। एक्यूरेसी, ऑटोमेटिक, फ्लेक्सिबिलिटी, वर्सेटैलिटी। गीगो शब्द का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है शुद्धता से, एक्यूरेसी से, जितना शुद्ध होगा उससे रिलेटेड है। ठीक है। लेजर प्रिंटेड किससे संबंधित है? लेजर प्रिंटेड संबंधित किससे है? पहला लाइन प्रिंटर, दूसरा पेज प्रिंटर, तीसरा कैरेक्टर प्रिंटर और चौथा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका संबंध किससे है? पेज प्रिंटर। जो आजकल का प्रिंटर होता है उसको लेजर प्रिंटर ही बोलते हैं। पहले के प्रिंटर को इंकजेट, इम्पैक्ट, ये सब प्रिंटर बोलते थे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को कहते हैं? द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन ऑन एनी प्रोडक्ट इज नोन एज OMR, बार कोड, OCR या स्कैनर। क्या हो सकता है? तो अगर उत्पाद जो अभी आप जाते हैं तो किसको स्कैन करते हैं? बार कोड को स्कैन करते हैं भैया, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? देख लीजिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। स्कैनर क्या है? स्कैनर इनपुट डिवाइस है। चलिए आगे चलते हैं। अब है एप्टीट्यूड रिलेटेड है। देखिए, जो आप रीजनिंग जानेंगे, 10 नंबर का रीजनिंग आता है, बहुत इजी, कैलकुलेशन करना पड़ता है माइंड में, और 10 नंबर का या उससे भी कम मैथ्स आता है। 10th लेवल तक अगर आप पढ़े हैं तो आपसे बन जाएगा। इसको हम इसलिए नहीं बनवा रहे हैं क्योंकि इसमें आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होगा। इसको हम अगले वीडियोस में बता देंगे। चलिए तब तक मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन को आगे निकाल लेते हैं, क्योंकि पूरे पेपर को कंप्लीट करना है और इसमें कैलकुलेशन है, कुछ में छोटा छोटा कैलकुलेशन है, लेकिन अब इसको निकाल देते हैं। क्या है कि बहुत टाइम वेस्ट होगा ये। अब हाँ, ये आ गया 20, हाँ 21 देख लीजिए क्या है। हाउ मैनी एडजेक्टिव्स। अब देखिए, इंग्लिश का भी सेक्शन रहता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन भी इंग्लिश में आएगा, उसका आंसर इंग्लिश में देना होगा आपको। इसमें कोई बाध्यता ही है, समझ लीजिए, इंग्लिश में आंसर देना ही होगा। हाउ मैनी एडजेक्टिव्स आर देयर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला है, आई नीड टू फाइंड अ न्यू कार दैट इज़ लेस एक्सपेंसिव टू रन देन माई ओल्ड वन। इसमें कितने एडजेक्टिव हैं भैया बताइए तो। इसको थोड़ा स्लो को छोटा कर देते हैं। हाउ मैनी एडजेक्टिव्स आर देयर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसमें कितने हैं, कहाँ कहाँ दिख रहे हैं? न्यू दिख रहा है आपको, न्यू, ठीक है। लेस दिख रहा है, सॉरी एक मिनट,
हाँ, न्यू हो गया, लेस होगा, ओल्ड दिख रहा है, एक्सपेंसिव दिख रहा है, तो इसका जो ऑप्शन है डी सही है। ठीक है, 122 पे चलते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द फोन, फिल इन द ब्लैंक्स, कैन यू आंसर इट प्लीज। पहला ऑप्शन है, यहाँ पे क्या आ सकता है? रिंग, रिंग्स, रिंग, रैंग, इज रिंगिंग, क्या होगा? तो द फोन इज रिंगिंग, फोन बज रहा है, क्या आप उठा सकते हैं प्लीज़? हमको परेशानी हो रही है पढ़ने में, ऐसा बोलिए। द फोन इज रिंगिंग, कैन यू आंसर इट प्लीज़। प्लीज़ बोल दीजिएगा, क्योंकि पापा मम्मी को प्लीज़ नहीं बोलेंगे तो पड़ेगा एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू चेंज द अबव सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है, क्या ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द स्टाफ मेंबर्स वेयर। केप्ट लिखा है तो पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट में है, उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। द स्टाफ मेंबर्स वेयर केप्ट वेटिंग बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, 124 में चलते हैं। हाँ, 124 नहीं गए क्या? हाँ, ये चूज द इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट फॉर्म। ही सेड कीप द गेट क्लोज्ड। ये अब क्या हो गया है? वॉइस के बाद नरेशन में आ गया है, तो इसका हम आंसर बता देते हैं आपको डायरेक्ट। ही टोल्ड, सेड है, सेड हटेगा तो टोल्ड हो जाएगा, देम लग जाएगा, क्लोज द गेट। इजी है, लेकिन इसको इजी तब लगेगा ना जब आप पढ़िएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच जानिएगा, नाउन जानिएगा, प्रोनाउन जानिएगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब जानिएगा, फिर टेंस जानिए, फिर वॉइस और नरेशन जानेंगे, तभी नहीं सब हो पाएगा जी। इसलिए पढ़िए पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती, बाकी सब चीज़ों के लिए तो ज़िंदगी है। ठीक है, जो आपके मित्र की तरफ आप बिजी रहते हैं, महिला मित्र हो चाहे पुरुष मित्र हो, कहीं नहीं जाने वाले। अगर वो आपको चाहते होंगे तो वो रुकेंगे। आप अभी अपने पढ़ाई पे जोर दीजिए और एकदम जॉब पाने के लिए एकदम तत्पर रहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत ज्ञान भी हम बांटते हैं कभी कभी, ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटना चाहिए वैसे। क्वेश्चन नंबर 125, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर वन हु सेल्स मेडिसिन्स। जो मेडिसिन्स बेचता है वो क्या है? कोलियर, केमिस्ट, क्यूरेटर या लेपिडिस्ट। क्या होगा इसका सही आंसर? इजी है, केमिस्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 126, चूज द करेक्ट वर्ड विथ वन सब्सटीट्यूशन। बिलीफ इन द गॉड, एथेइज्म, पैंथेइज्म, पॉलीथेइज्म या मोनोथेइज्म। क्या होगा? मोनोथेइज्म। ठीक है, एथेइज्म तो होते हैं जो नहीं मानते, ठीक है, पैंथेइज्म होते हैं या पॉलीथेइज्म जो बहुत लोगों को मानते हैं। 127 क्या है कि चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से सही स्पेलिंग, इंजीनियरिंग का देख लीजिए सही स्पेलिंग क्या है। इन सभी में से सही स्पेलिंग क्या है? तो इन सभी में से सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर सी का, इंजीनियरिंग, देख लीजिएगा। चलिए 128 पे चलते हैं। चूज द वर्ड ट्रीटेड एज सिंगुलर। हमेशा सिंगुलर कौन सा वर्ड रहता है? पीपल, कैटल, सक्सेसर या न्यूज़, बताइए। तो न्यूज़ जो रहता है, चाहे वो एक न्यूज़ हो या 1000 न्यूज़ हो, वो न्यूज़ ही कहलाएगा। पीपल तो पीपल्स हो सकते हैं, कैटल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 129, द मस्क्यूलाइन फॉर बी इज। पहला ऑप्शन है ड्रोन, दूसरा है ड्रेक, तीसरा है वाइजेन और चौथा है अबॉट। तो इसका 129 का आंसर क्या हो जाएगा? ड्रोन, मस्क्यूलाइन है बी का। इंसर्ट द करेक्ट प्रोनाउन इन द ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट प्रोनाउन आपको करना है। द टू चिल्ड्रंस वेयर वेटिंग फॉर, फिल इन द ब्लैंक्स टू रिटर्न। पहला है हिज, दूसरा है हर, तीसरा है इट्स और चौथा है देयर।
तो 130 का आंसर सही क्या होगा? देयर। अब पता नहीं है ना, इस फादर भी हो सकता है, लेकिन 2 किड्स हैं, 2 चिल्ड्रन है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे 131। देखिए ये 5 क्वेश्चन हुआ इंग्लिश का। अब हिंदी के, चांदी वाली थाली यह किसका कारक का है? कर्ता का है, संप्रदान कारक है, संबंध कारक है, या अधिकरण कारक है? तो 131 का सी संबंध कारक है, षष्ठी वाला, 6 नंबर वाला कारक। 32 पे चलते हैं। यह कोई नया काम नहीं है किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, या प्रश्नवाचक सर्वनाम? क्या हो सकता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह बोल दिया कि यह कोई नया काम नहीं है, मैं कर लूँगा, यह निश्चित है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है? स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। पहला हाटक, दूसरा हिरण्य, तीसरा जात रूप, और चौथा पन्नग। क्या हो सकता है? 133 का सही आंसर स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका है ऑप्शन डी, पन्नग स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो हाटक, हिरण्य, जात रूप, ये सभी पर्यायवाची हैं। 134 देखते हैं। जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए एक शब्द, वादी, प्रतिवादी, समवादी, या इसमें से कोई नहीं? तो 134 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वादी, जो मुकदमा दायर करता है। ठीक है, नेक्स्ट 135 की ओर चलते हैं। तो कागज काला करना मुहावरे का अर्थ क्या है? काली स्याही से लिखना, काला रंग लगाना, बिना मतलब कुछ भी लिखना, या उपयुक्त सभी? क्या इसका सही आंसर हो सकता है दोस्तों, बताइए। तो 135 का सही आंसर है बिना मतलब कुछ लिखना। ठीक है, कागज काला करने मुहावरे का अर्थ है बिना मतलब कुछ के लिखना। ठीक है। 136, जिन ढूंढा तीन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, ये कहावत है, इसका अर्थ क्या है? गहरे पानी में डूबना, गहरे पानी में खोजना, नुकसान होना, या परिश्रम का फल मिलना? तो जिन ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी पेट, गहरे पानी में कुछ मिलना यानी कि परिश्रम का फल मिलना भैया। ठीक है। 137 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी क्रिया विशेषण नहीं है? जी हाँ, तुहर, तत्का, अभिच्छ। अब भैया जिसको छत्तीसगढ़ का या सरगुजा का या फिर मतलब आसपास के एरिया का जिसको नॉलेज होगा भाषा का, वही नहीं सब जानेगा। तो क्रिया विशेषण नहीं है तुहर, तुहर मतलब होता है तुम, वो क्रिया विशेषण नहीं है। अबे समझ गए। चलिए 138 में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ बोली नहीं है? कौन सी छत्तीसगढ़ की बोली नहीं है? बैगानी, लोधांती, बिझवारी, या सदरी? इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ बोली नहीं है भैया? तो जो लोधांती है, ऑप्शन बी है, वो छत्तीसगढ़ की बोली नहीं है। बाकी सब जो बैगानी है, बिजवारी है, सर्दी है, ये सब छत्तीसगढ़ की ही बोली है। 139 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी शब्द पलान का अर्थ प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। पलान का अर्थ क्या है? पलान मतलब होता क्या है? पहला ऑप्शन है सिंचित क्षेत्र की भूमि, दूसरा पालथी लगाकर बैठना, तीसरा दीवार के बचाव के लिए छोटा छप्पर, और चौथा अरहर की डंठल से बनी छत। इसका सही आंसर क्या है? पलान का मतलब होता है सिंचित क्षेत्र की भूमि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। 140 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण सकर्मक वाक्य का चयन कीजिए। पूर्ण सकर्मक वाक्य। राम हा आमत खात रहीस, टूरी ह अपन दाई ल ओढ़ना दीस, मैं हर ओ साधु ल चोर समझ पावेन, रामू ह अपन ददा ल 4 ठन रुपया दीस। इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 140 का, क्वेश्चन नंबर 140 का पूर्ण सकर्मक वाक्य क्या होगा?
तो राम हर आमा खात रही, इस राम आम खा रहा था। ठीक है, यह पूर्ण सकर्मक वाक्य है। 141 देख लीजिए क्या है। निम्न में से अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। अधिकरण यानी कि सात सप्तमी, जिसमें अंत में आता है। भत खौवा, बन मानुष, माल गोदाम और सरगबासी, इनमें से क्या हो सकता है। तो इसमें स्वर्ग में वास यानी कि सरगबासी होता है। अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 42 पे चलते हैं। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी शब्दों के सामने उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द के साथ उसका अर्थ गलत लिखा हुआ है। भलूक का मतलब बल्कि होता है, पहला ऑप्शन। सन का मतलब समान होता है, दूसरा ऑप्शन। चिटीक का मतलब थोड़ा होता है, तीसरा ऑप्शन। लटपट का मतलब सचमुच होता है। क्या ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, जिसका अर्थ सही नहीं लिखा है, तो वो होता है लटपट। लटपट का मतलब जल्दी या फिर लटपट जैसे वैसे, बाकी सब सही है। लटपट का जो अर्थ सचमुच लिखा है वो गलत है। 143 देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से देशज उपसर्ग युक्त सही छत्तीसगढ़ी शब्द का चयन कीजिए। देशज उपसर्ग युक्त सही छत्तीसगढ़ी शब्द। जबर पथरा, दुब्बर, दरचूरा और सलख। इसमें से देशज उपसर्ग युक्त शब्द सही छत्तीसगढ़ी शब्द कौन सा है। तो 143 का जो सही आंसर है वो है दरचूरा, यानी कि ऑप्शन सी, देशज उपसर्ग युक्त छत्तीसगढ़ी शब्द है ये। नेक्स्ट चलते हैं 144 पे। अचरा मारना मुहावरे का अर्थ क्या है। टोना करना, शरण देना, वात्सल्य भाव या असहनीय। 144 का सही आंसर है टोना करना। अचरा मारना यानी कि टोना करना मुहावरे का अर्थ है। आगे देख लीजिए 145। मुड़ी गड़ियाना मुहावरे का अर्थ क्या है। लज्जित होना, जरा भी हया नहीं होना, पछताना, तिरस्कार करना। ये तो इजी लग रहा होगा आपको, बताइए 145 का आंसर क्या होगा। मुड़ी गड़ियाना मुहावरे का अर्थ क्या है, लज्जित होना है। ठीक है। 146 छत्तीसगढ़ी पहेली अलार दे दुलार दे लेके कचार दे। कॉमेडी वाला है। अलार दे दुलार दे लेके कचार दे का अर्थ क्या है। वह चुली, पन्ही, छेना या करछुल। बताइए 146 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा छेना। छेना जो उल्टी पल्टी करते हैं ना, मम्मी से पूछिएगा छेना किसको बोलते हैं अपने। 147 भाषा शब्द किस भाषा की धातु से बना है। प्राकृत की भाष धातु से, अपभ्रंश की भाष धातु से, संस्कृत की भाष धातु से या पाली की भाष धातु से। तो भाषा शब्द बना है संस्कृत की भाष धातु से। प्राकृतिक और अपभ्रंश और पाली कहाँ, बहुत पुराना चीज़ है। संस्कृत की भाषा से बना है। ठीक है। 148 मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। 1, 2, 3 या 4। कितने भेद होते हैं मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर 2 भेद होते हैं केवल, ध्यान रखिएगा। मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। आगे देखते हैं 149 उद्धार का सही संधि विच्छेद। पहला ऑप्शन है उत प्लस हार, दूसरा है उत प्लस हार, पहले वाले में हलंत है ध्यान रखिएगा। तीसरा है उ प्लस तहार और चौथा ऑप्शन है उतः प्लस हार। 149 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उत प्लस हार, यानी कि हलंत से रिलेटेड। 150 नंबर क्या होगा कि मोती शब्द किस वर्ग में आता है। स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग या पुल्लिंग। किस में आता है मोती शब्द। तो मोती शब्द हमेशा पुल्लिंग में आता है। दोस्तों ये था 2018 के लेबर इंस्पेक्टर का पेपर और उसका सभी का आंसर। तो आशा करता हूँ आप इसको देखेंगे अच्छे से, इससे नोट्स बनाइए, रिवाइज़ कीजिए ताकि आपका पेपर आगे अच्छा जाए। और भी हम पेपर लाने वाले हैं
लेबर इंस्पेक्टर 2014 या 15 का पेपर हम लाएंगे, और इसी के साथ ही व्यापम के पिछले कुछ साल के पेपर हम लाने वाले हैं। तो देखते रहिए वीडियो को, इसको लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया है हमारे पढ़ाने का तरीका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। हम आगे बढ़ेंगे और हमको मोटिवेशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का, तो और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेते आएंगे। धन्यवाद।